Now, the first big breakthrough that we found in this chapter was something called as the effective atomic number. Now, scientists for decades सिर्फ सोच ही रहे थे कि यार ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कैसे स्टेबल होते हैं और क्यों स्टेबल होते हैं, राइट? बिकॉज इट मेड नो सेंस टू देम कि ये कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं या आयन, क्योंकि एक बेसिक दिमाग में क्या था कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, ओके? एंड बहुत सालों तक इट वाज अनकंटेस्टेड, मतलब कोई ऐसा बोला नहीं कि यार मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा भी। बट यार एटम तो एटम है ना, उसको तो एक ही चीज पता है, स्टेबिलिटी। Now, if we think about the atoms or the stability of elements, I know that there is an element called as helium, then there is an element called neon, then है argon, krypton, xenon, radon, and ununoctium, UUO, right? अब मेरे को पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है that is 2, neon का एटॉमिक नंबर is 10, is 18, this 36, this 54. This is 86, and this is 180. So these are the noble gases of the world, okay? Now there is something special about these numbers. They end up in a way that they become stable. Like helium is just 2, neon is 2,8, argon is 2,8,8. हाँ कि नहीं? सबको पता है ना ये क्या होता है? Stable configuration हम लोग बोलते हैं इसको, 2,18,8. So this is how it increases and becomes stable as it goes ahead, right? Now, when there is stability, okay, when there is stability, basically हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं कि ये stable है, तो बाकी सारे elements क्या होंगे? ये बनेंगे. That is the end goal of chemistry, कि हर atom ये बनेगा. So जब ये effective atomic numbers हमारे पास थे, तो scientist ने सोचा, यार ये compound K4FeCN6 stable कैसे हुआ? कैसे हुआ ये स्टेबल? सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EAN इज दैट द एटॉमिक नंबर, पहले तो सोचो कि आयन के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी सबके हिसाब से नहीं। आयन के पास पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितना होगा? Z होगा, ओके? अब ये Z में से सबसे पहले क्या हुआ रहेगा? आयन ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। क्यों दिया होगा रहेगा? क्योंकि ऑब्वियसली वो मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें से क्या होगा? Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब यहां पे आता है इंपॉर्टेंट चीज, ओके? अगर मैं बात करूं आयन की, तो आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं तो KLMN, तुमको सबको पता है क्या होता है? S होता है, SP होता है, SPD होता है और उसके बाद SPDF होता है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं? इसमें 2 भरेगा, 2 भरेगा, 6 भरेगा, 2 भरेगा, 6 भरेगा, 2 भरेगा और लास्ट के जो 6 है वो यहां पे जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 26। आई होप आपको पता है, बराबर? अब K में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। L में कितने हैं? 2 और 6 8। M में कितने? 2 6 6 14 और ये है 2। तो आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन देता है +2 हो जाता है, तो इट बिकम्स 2,8,14। नाउ हाउ द हेल इज दिस 14 स्टेबल? You understand that? So साइंटिस्ट लोग बहुत साल तक सोच रहे थे यार ये +14 जो है it doesn't sound stable। तो इसीलिए आयन कभी कभी क्या होता है? +3 भी होता है। +3 होएगा तो क्या होएगा? D5 होएगा। Now D5 had its own stability। क्यों? क्योंकि वो हाफ फिल्ड है। याद है हंट्स रूल? इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले भरेंगे, अगर छठा इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो ये हाफ फिल्ड स्टेट हो गया। सो हाँ, डेफिनेटली आयन Fe3+ का स्टेबिलिटी थोड़ा सा बेटर होगा। कंटेस्टेडली लोग बोलेंगे हाँ यार ये स्टेबल होना चाहिए। बट द वियर्ड थिंग इज इन द अर्थ ये जो आयन है +4 भी होता है, +5 भी होता है, +6 भी होता है, +7 भी होता है। बट जब आयन +7 होता है तो इट बिकम्स 2,8,9। यस, क्योंकि उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन, जब भी वो 7 इलेक्ट्रॉन दे देता है 26 में से, तो 26 में से जब 7 इलेक्ट्रॉन दे देता है उसके पास 19 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, एंड इट इज 1 शॉट ऑफ आर्गन। बट पता है तुमको क्या? अर्थ में इतने टेम्परेचर हमने क्रिएट किया ही नहीं है कि आयन +8 हो पाए। मतलब डेफिनेटली आयन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। मतलब आयन कभी भी जाके आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन नहीं ले पाएगा। वो ले पाएगा शायद क्रिप्टॉन का। अब क्रिप्टॉन का जब उसको
कॉन्फ़िगरेशन लेना है तो वो कैसे निकालेगा? वो कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान तरीके से निकालेगा। क्या करेगा? वो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स लेगा, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स लेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो कितना लेगा? लोगों ने बोला कि यार अगर वो 26 था और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि x क्या है यहां पे +2 है आयन, तो इसके बाद उसको कम से कम 26 - 2 कितना था? 24। उसके बाद उसको 6 लोन पेयर लेने पड़ेंगे, मतलब 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर लेना पड़ेगा। दिस इज द रीजन हमने ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा। ओके, सो 26 - 2 बोलेगा तो 24। यहां पे उसको 12 इलेक्ट्रॉन लेने हैं ताकि वो 36 पहुंच पाए, तो इसीलिए वो क्या करेगा? 2 इंटू 6, इसीलिए वो 6 बॉन्ड बना रहे हैं यहां पे। Now this was the major breakthrough that gave a little bit sense to the concept of effective atomic number. Okay, so effective atomic number का फॉर्मूला है Z minus oxidation number plus 2 into coordination number. इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं Z minus X plus 2 into Y. Okay, where X is nothing but oxidation number and Y is nothing but कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, सो ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर डायरेक्टली आप फॉर्मूला ही याद रख सकते हो, whichever you find easy. Now the same concept does it apply to another element, let's say cobalt. Okay, अब कोबाल्ट का हम लोग ने एक एग्जांपल अब भी जस्ट देखा था, COEN twice Cl2, लेट्स चेंज हियर Br ले लिया, ठीक है। अब कोबाल्ट क्या कर रहा है? कोबाल्ट ये क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये ब्रोमीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सो कोबाल्ट, अपना कोबाल्ट क्या है? आयन कोबाल्ट निकल, राइट? सो अगर आयन इज 26, कोबाल्ट इज 27. ओके, सो इफ कोबाल्ट इज 27, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वुड बी Z minus ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। दोस्त मेरे को बता, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तेरा? 27 से 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लस 2 इंटू कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है? यहां पे En ट्वाइस है, मतलब 1 En का 2 En का 4 प्लस 2 Cl 6, टोटल 6 है। ये भी वापस आया 36। तो आयन कैसे स्टेबल हो रहा है? कोबाल्ट कैसे स्टेबल हो रहा है? कोबाल्ट और आयन इलेक्ट्रॉन दे के फिर इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो रहे हैं। अब इसका केमिस्ट्री अगर हम लोग सोचे तो बहुत ही जीनियस है यार। अगर हम लोग बात करें आयन की, तो आयन जब भी 26 है उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आयन जब भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो वो बन जाता है Fe2+। नाउ इट इज स्टेबल बिकॉज उसके वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओके, या वो बन सकता है दूसरा केस में Fe3+, वो भी स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये हाफ फिल्ड स्टेट में आता है। बट क्योंकि ये 3+ है, क्योंकि ये 2+ है, वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं तो वो क्या करते हैं? लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। सो व्हेन दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, इट बिकम्स अ स्टेबल कंपाउंड। ओके, अ मच 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 हायर स्टेबल कंपाउंड। इसीलिए कॉम्प्लेक्स आयन जो है या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है वो आर मोर स्टेबल। नाउ हु केम अक्रॉस दिस थ्योरी? हाउ डिड वी कम अक्रॉस दिस थ्योरी? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब है पहले उसका एटॉमिक नंबर 26 था, लेकिन सब होने के बाद व्हाट इज इफेक्टिव टुडे? जैसे लॉकडाउन, अनलॉक, ये वो सब रूल्स इफेक्टिव टुडे हो जाते हैं। सो सिमिलरली आफ्टर इलेक्ट्रॉन देने के बाद और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आफ्टर लूजिंग टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स is called effective atomic number. Now, there were loopholes. Of course, there were loopholes, right? क्यों loopholes था? क्योंकि this always did not give the perfect answer. For example, if I give you a compound that is K3FeCN6. Now, in this is +3 charge, this is -6 charge. बता x क्या रहेगा? X would be equal to +3. That is this. बराबर? तो अगर मैं Z minus X plus 2 into Y करता हूं यहां पे, तो 26 minus 3 plus 2 into 6 होगा, that would be equal to 35. तो हमेशा 36 नहीं आता था, कभी कभी 35 भी आ जाता था। इसीलिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाज नॉट कंसिडर्ड एज द बेस्ट थियोरी, क्योंकि इट डिड नॉट गिव द कंप्लीट आइडिया कि कैसे ये सब कुछ सही हो रहा है। नाउ ऑल्दो इट गिव the path
to many scientists to find the effective atomic number के आगे का concept. There was this scientist who accidentally came across this theory, and that was Werner. Okay, now Werner came up with an interesting theory that is called the Werner's theory. Okay, now what is Werner's theory? He actually was just having a sample of cobalt chloride. Okay, now I don't know how, but in his lab there was a huge leakage of ammonia. Now if you know ammonia is the most smelliest gas there is, right? So ammonia के smell में कोई रहेगा नहीं, उसका fumes बहुत smelly है, तो सब निकल गया, lab को evacuate किया गया. Now the cobalt fluoride which was there in his desk that was open started reacting with the ammonia in the air, and it started forming complexes. Now this weird complexes that kept forming were something like cobalt chloride which had 3 ammonias. Then there was a cobalt chloride which had 4 ammonias, right? So there were ऐसा अलग-अलग cobalt chloride. Okay, now what happened was he identified that there were 4 samples. Basically he had identified this cobalt chloride जब भी react किया XNH3 के साथ, क्योंकि NH3 तो बहुत था, तो they had come across 4 different types of compounds. Okay, 1, 2, 3, 4. Now these 4 different types का salts which he found, one had cobalt chloride with 3 ammonia का moles. Like when you disintegrate high heat में इसमें से 3 moles of ammonia निकल रहा था per mole of cobalt chloride. Similarly, when I heated another sample जिसको अलग किया गया, उसमें से 4 मोल ऑफ अमोनिया निकल रहे थे. वैसे एक था कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 5 अमोनिया, और एक था कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 6 अमोनिया. Now, when he found these 4 types of salts, what he identified was, first observation that he identified was कि ये जो 1, 2, 3, 4 है ना, उनमें कुछ चीजें अलग है. जैसे कि 1, 2, 3, 4 में जो 1 है that is that has no electric conductivity, meaning it is a non electrolyte. मतलब जो फर्स्ट कंपाउंड था वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था. Whereas 2, 3, 4 में सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो था उसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उसने देखा कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज्ड. ओके, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज्ड. That 4 was the most conductive, then 3, then 2, then 1. Because there are salts, right? Salts में क्या देखेंगे? कंडक्टिविटी देखेंगे. अब इसके बाद उसने जो चेक किया that was कि जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तो थर्ड ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि 4 used 3 moles of AgNO3 to form precipitate. थर्ड जो था it used 2 AgNO3, 2 moles of silver nitrate to form precipitate. जो 2 था that was taking 1 mole of AgNO3 to form precipitate, whereas जो 1 था it was showing no reaction. Now this is the weird part. AgNO3 के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था ये. अब उसने क्या सोचा, अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के बारे में मुझे क्या पता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो है 27 है, और कोबाल्ट क्लोराइड अगर COCl3 है मतलब उस पे +3 चार्जेस है. मतलब बेसिक उसके दिमाग में एक था कि कोबाल्ट जो है वो 3+ है, और 3 क्लोरीन जो है वो 3 क्लोरीन का चार्जेस क्या है, माइनस, राइट. मतलब इन दोनों में जो है देयर इज अ सॉर्ट ऑफ बॉन्ड दैट इज कॉल्ड द आयोनिक बॉन्ड. मतलब इनका बॉन्ड ऑलरेडी फिक्स हो गया, राइट. नाउ वंस द बॉन्ड इज फिक्स्ड, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि कोबाल्ट जो है 27 से
24 पे पहुंच गया। अब 24 तो स्टेबल है नहीं, ये तो हमने सीख लिया है। अब 24 जब पहुंचा है तो वो क्या करेगा, 36 तक पहुंचना चाहेगा, मतलब वो 6 बॉन्ड बनाएगा। अब 6 लोन पेयर कहां से लेगा, वो किससे लेगा? ऑफ कोर्स पहला वो NH3 से लेगा, क्योंकि NH3 को तो तुमको पता है इट्स अ वेरी गुड लूज बेस, इट हैज अ गुड लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। सिमिलरली 24 प्लस 2 हो गया, राइट। सिमिलरली इधर भी बॉन्ड बनाएगा, लेट्स से NH3 के साथ। सिमिलरली इसके साथ भी बॉन्ड बनाया उसने NH3 के साथ। नाउ 2 इंटू 3 करने के बाद क्या हुआ, उसके पास सिर्फ 30 इलेक्ट्रॉन्स हुए। नाउ 30 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इनफ, कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 36 चाहिए। तो अगर उसको इससे नहीं मिल रहा तो उसको क्लिक हुआ, अरे यार क्लोरीन भी तो ऐसे ही है ना, क्लोरीन क्या है 2,8,7, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया 2,8,8, फिर भी उसके पास 3 लोन पेयर रहता है, तो उसमें से एक लोन पेयर तो ले ही सकता ना। तो वो क्या सोचा कि क्लोरीन के साथ ये क्या बना रहा है, एक और बॉन्ड बना रहा है। ये क्लोरीन के साथ भी वो क्या बना रहा है, एक और बॉन्ड बना रहा है। ये क्लोरीन के साथ भी वो क्या कर रहा है, एक और बॉन्ड बना रहा है। और क्योंकि इसके साथ दोनों बॉन्ड बनाए, मतलब आयोनिक बॉन्ड भी बनाया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाया, इसीलिए ये जो कंपाउंड है वो स्प्लिट नहीं हो रहा। इसीलिए ये कंपाउंड जो है वो ऐसा दिखेगा, CONH3 थ्राइस, सॉरी, एंड Cl3 which will be a neutral complex. So उसको सबसे पहले मालूम पड़ा that 4 is a neutral complex. Okay. Now he wanted कि यार ऐसे जब उसको इस पे क्लिक हुआ, then he could identify the rest of the things very easily because it was easy. क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो वो कोबाल्ट के साथ ही स्टार्ट करेगा ना। कोबाल्ट उसको मालूम है क्या करेगा, क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड तो बनाना ही है। क्यों बनाना है? ऑब्वियस यार, क्योंकि वो स्टेबल है ना। क्लोरीन के साथ जब उसने 3 बॉन्ड बना लिए, वो प्राइमरी रिएक्शन हो गया उसका। तो उसने एक कॉन्सेप्ट लाया कॉल्ड एज प्राइमरी वैलेंसी, जहां पे मेटल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देगा, इसके बारे में बात करते हैं। और दूसरा उसने बोला कि एक बार उसका प्राइमरी वैलेंसी सॉर्टेड हो गया, उसके बाद ही विल टॉक अबाउट सेकेंडरी वैलेंसी। Now, once cobalt is okay, losing all the electrons, now it will think of satisfying its secondary valency. Now, what is secondary valency? Already 27 minus 3, 24 तो हो गया। अब यहां पे 2 into 6 चाहिए, जिसमें से इस सैंपल को 4 मोल्स ऑफ अमोनिया मिल गए। हे बाजू में भाई मिल गए, क्या सीन है ना। सो राइट ऑफ द बैट मेरे को मालूम पड़ गया कि वो NH3 के साथ बॉन्ड बनाया है, एक और NH3 के साथ भी बॉन्ड बनाया है, एक और NH3 के साथ भी बॉन्ड बनाया है, और एक और NH3 के साथ भी बॉन्ड बनाया है। अब ये 4 बनने के बाद का क्या सीन है, उसके बाद भी उसको 2 बॉन्ड चाहिए, तो उसने एक इसके साथ बनाया, एक इसके साथ बनाया, और ये जो 6 तुम्हारे आयंस है वो बाहर नहीं निकल सकते। ये जो क्लोरीन है वो निकल सकता है, मतलब उसका एक प्राइमरी वैलेंसी फिल हो गया, फिर सेकेंडरी वैलेंसी भी फिल हो गया, और एक कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। ये टोटल जो कॉम्प्लेक्स आयन है उस पे एक प्लस चार्ज है, और ये जो क्लोरीन है उस पे क्या है, माइनस चार्ज है। सो ये क्लोरीन माइनस, बाकी सब कुछ क्या है, प्लस। सो दिस इज इन इज कोऑर्डिनेट स्फीयर। एक और जो कॉन्सेप्ट उसने लाया, दैट वाज कोऑर्डिनेट स्फीयर। ओके, वील टॉक अबाउट दीज थिंग्स, डोंट वरी। एंड और एक कॉन्सेप्ट लाया, आयोनिक स्फीयर। नाउ ही अंडरस्टूड कि क्लोरीन जो है दैट इज इन इट्स आयोनिक स्फीयर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन इट्स कोऑर्डिनेट स्फीयर। मतलब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके बाजू में पहले कोऑर्डिनेट स्फीयर आता है, जो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकते, और बाद में आता है उसका आयोनिक स्फीयर, जो निकल सकते हैं। अब ये उसको समझा था तो आगे का तो सीन ही नहीं था। आगे का सीन क्यों नहीं था, क्योंकि ये जो कोबाल्ट है वो 3+ है, राइट। उसने 3 क्लोरीन के साथ आयोनिक बॉन्ड तो बनाया ही होगा, बट इसके साथ साथ वो अमोनिया के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा।
अब क्या हुआ, 5 बनाने के बाद उसको एक और जरूरत था, तो एक और किससे लिया, इससे लिया। सो ये जो है मेरे दोस्त, ये क्या आया, ये इसके साथ किस में आ गया, वो उसके कोऑर्डिनेट स्फीयर में आ गया। बट ये जो है वो दो किधर आ गए, आयनिक स्फीयर में आ गए। तो उसका कोऑर्डिनेट स्फीयर को अलग कर दो, कैसे अलग कर दोगे, CO 5 NH3 के साथ बॉन्डेड है एंड एक क्लोरीन भी वहां पे बॉन्डेड है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट स्फीयर हुआ, दिख रहा है। एंड 2 क्लोरीन बाहर थे तो Cl2 बाहर रहेगा। चलो अगर आपको इतना समझ में आ गया रहेगा तो डेफिनेटली ये वाले का तो स्ट्रक्चर आप बना ही पाओगे। इनफैक्ट उसको इसके 2 टाइप के सैंपल मिले थे जिनमें कुछ सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग थे, जिससे उसको एक और चीज मालूम पड़ा कि देयर माइट बी आइसोमर्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, देयर कुड बी आइसोमर्स। ओके, विल टॉक अबाउट दैट। बेसिकली उसने क्या क्या डिस्कवर किया, उसने डिस्कवर किया सबसे पहले कि वर्नर थियरी में उसने बोला कि मेटल्स हैव 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। नाउ व्हाट आर द 2 वैलेंसीज, मेटल्स शो 2 वैलेंसीज। First valency that they speak about is the primary valency. Now what is the primary valency? Primary valency basically means ionic bonds. Okay, and in ionic bonds को उसने कैसे represent किया, डैश के साथ. Okay, there are theories that उसने in fact ionic bonds को डॉट 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 के साथ किया था, and ये जो है उसको straight bonds के साथ किया था. Okay, ionic bonds can be separated. Okay, and they belong in the ionic sphere. Next, he spoke about the secondary valency. Now, secondary valency was a new type of valency where the bonds which are forming are not normal bonds, they are coordinate bonds. And these coordinate bonds are done by the sharing of lone pairs. He spoke about the lone pair sharing concept for the first time कि क्या हो रहा है, lone pair share हो रहा है क्योंकि ये lowest base था. Now, by sharing lone pair, उसने कैसे represent किया, उसको dotted line के साथ represent किया. अच्छा, एक और चीज उसने बोला कि ये जो है ये कोऑर्डिनेट स्फीयर में आता है एंड उसने ये भी बताया कि ये जो मेटल के अराउंड है दैट इज कोऑर्डिनेट स्फीयर विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन दी आयोनिक स्फीयर। मतलब आयोनिक स्फीयर बड़ा होगा, कोऑर्डिनेट स्फीयर छोटा होगा। ये जो बॉन्ड्स है इनसेपरेबल बॉन्ड्स है, मतलब अगर ये बॉन्ड बन रहा है तो ये सेपरेट नहीं होंगे, ये कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर आएगा और ये आएगा तुम्हारा नॉर्मल आयन के अंदर। एंड दिस वाज वर्नर्स थ्योरी व्हिच वाज ब्यूटीफुली रिप्रेजेंटेड। नाउ व्हाट वर हिज ऑब्जर्वेशन दैट ही वाज श्योर अबाउट हिज थ्योरी। ही सेड दैट 4 का जो है मोलर कंडक्टिविटी इज द मोस्ट। क्यों मोस्ट? क्योंकि उसमें तीनों Cl फ्री रहेगा, समझ रहे हो, तीनों Cl फ्री रहेगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें 2 ही Cl फ्री है तो 2 ही आयन्स बनेंगे और ये तीसरा आयन बनेगा। तो यहां पे 4 आयन बनेगा, यहां पे 3 आयन बनेगा, यहां पे 2 आयन बनेगा, ये और यहां पे आयन बनेगा ही नहीं, इसीलिए तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था। समझा, क्लिक हुआ? क्योंकि इसमें 1 आयन है तो 1 AgNO3 लगेगा, इसमें 2 है तो 2 AgNO3 लगेगा, इसमें तीनों फ्री है तो 3 AgNO3 लगेगा। सो दिस वाज द फर्स्ट रियल लॉजिकल ब्रेक थ्रू that coordinate compounds received, and it was highly correct. Then there were a few changes here and there which we will speak about in the next video. Take care.